दोस्तों आदाब, उम्मीद कि आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों वाशिंगटन में साजिशों का शोर है, मिडिल ईस्ट फिर बारूद के दौर में है। कहीं मौतों का मातम है, कहीं मिसाइलों का मौसम है, हर तरफ तबाही का आलम है। पुतिन की पुकार है, हर तरफ ईरान का मच्छरबेड़ा तैयार है। समुंदर भी अब जंग का हथियार है। जेल में कराहते फलस्तीनी, अरबिल में गूंजते धमाके। आखिर इंसानियत का गुनहगार कौन है? नेतन्याहू की नई चाल ट्रम्प की सबसे बड़ी ढाल है या फिर दुनिया के सिर पर मंडराता नया बवाल है? तो चलिए खोलते हैं एक एक राज, क्योंकि हर खबर में छिपा है तूफान और हर तूफान के पीछे दुनिया बदलने का पैगाम। मैं हूं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे 800 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी दुआएं उन सभी लोगों के साथ। दोस्तों इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सियासी हलचल अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में देखने को मिल रही। बाहर से देखने पर यह बस एक आम कूटनीतिक मुलाकात लग सकती है, लेकिन अंदर जो बातचीत होने वाली है उसके असर सिर्फ अमेरिका या इजराइल तक सीमित नहीं रहेंगे। उसके फैसले मिडिल ईस्ट से लेकर एशिया, यूरोप और पूरी दुनिया की सियासत और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन पहुंच चुके हैं और उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली है। रिपोर्टों के मुताबिक इस मुलाकात का सबसे बड़ा मुद्दा ईरान है। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ट्रंप के सामने ऐसी नई खुफिया जानकारी रखने वाले हैं जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि ईरान की एक बेहद गुप्त जगह जिसे पिकैक्स माउंटेन कहा जाता है, वहां ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जिन्हें इजराइल और अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मान रहे हैं। यही वजह है कि नेतन्याहू इस मुद्दे को लेकर ट्रंप पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है कि ईरान क्या कर रहा है। असली सवाल ये है कि क्या जो खुफिया जानकारी ट्रंप को दिखाई जा रही है यानी बताई जा रही है वो पूरी तरह सही होगी या फिर दुनिया एक बार फिर उसी रास्ते पर चलने वाली है जिस रास्ते ने पहले पूरे मिडिल ईस्ट को तबाही में झोंक दिया था। वहीं दूसरी तरफ ईरान के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी हमलों को लेकर अब नए आंकड़े जारी किए हैं। मंत्रालय के मुताबिक पिछले 10 से 12 दिनों में दक्षिण ईरान के अलग अलग इलाकों पर हुए हमलों में अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 670 लोग घायल हुए हैं। सरकार का कहना है कि ये आंकड़े पहले जारी की गई रिपोर्ट से ज्यादा है। कुछ दिन पहले तक मृतकों की संख्या 53 और घायलों की संख्या 592 बताई गई थी, लेकिन जैसे जैसे राहत और बचाव का काम आगे बढ़ा, अस्पतालों में नई जानकारी सामने आई और अब मौतों और घायलों का आंकड़ा बढ़ चुका है। दोस्तों यही जंग की असली सच्चाई होती है। शुरुआत में जो आंकड़े आते हैं वे अक्सर अधूरे होते हैं। कई लोग मलबे में फंसे होते हैं, कई गंभीर घायल अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे होते हैं और कई दूर दराज के इलाकों से जानकारी पहुंचने में वक्त लगता है। इसलिए हर बीते दिनों के साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जाता है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता हुसैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि हालात लगातार बदल रहे और नई रिपोर्ट सामने आने के साथ नुकसान का वास्तविक पैमाना साफ हो रहा है। दोस्तों जंग सिर्फ आसमान में लड़ते लड़ाकू विमानों और जमीन पर चलती मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती। कई बार छोटी सी रणनीति भी बड़े बड़े हथियारों पर भारी पड़ जाती है। यही वजह है कि अब पूरी दुनिया की नजर ईरान की उस समुद्री रणनीति पर टिक गई जिसकी तारीफ खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की है। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने ईरान के तथाकथित मच्छरबेड़े यानी मॉस्किटो फ्लीट को आधुनिक समुद्री युद्ध का एक बेहद असरदार तरीका बताया है। ये नाम सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन इसकी रणनीति काफी अलग मानी जाती है। दोस्तों आखिर ये मच्छरबेड़ा है क्या? दरअसल इसमें विशाल युद्धपोतों की जगह दर्जनों छोटे तेज रफ्तार और फुर्तीले स्पीड बोट इस्तेमाल किए जाते हैं। ये नावें आकार में छोटी होती हैं, इसलिए इन्हें समुद्र में पकड़ना आसान नहीं होता। कई नावें मिसाइलों, रॉकेटों, मशीन गनों और ड्रोन तकनीक से लैस होती। इनका मकसद किसी बड़े युद्धपोत से सीधे लड़ाई करना नहीं होता, बल्कि अचानक कई दिशाओं से हमला करके उसे घेरना होता है।
यानी जहां एक तरफ अरबों डॉलर के बड़े बड़े युद्धपोत होते हैं, वहीं दूसरी तरफ कम लागत वाली छोटी लेकिन बेहद तेज नावें होती हैं जो पल भर में हमला करके अपनी जगह बदल सकती हैं। यही रणनीति लंबे समय से ईरान अपनाता आया है, खासकर फारस की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे इलाकों में। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया टकराव के दौरान भी ईरान ने इसी तरह की तेज नौकाओं का इस्तेमाल किया। इसके बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि मुस्तकबिल के समुद्री जंगों में ऐसी रणनीति काफी प्रभावी साबित हो सकती है। दोस्तों, पुतिन का ये बयान सिर्फ एक सैन्य टिप्पणी नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसका मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि रूस ईरान की कई सैन्य रणनीति को गंभीरता से देख रहा और उन्हें पूरी तरह खारिज नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश लगातार अपनी नौसैनिक ताकत को और मजबूत करने में लगे हैं। ऐसे में आने वाले समय में समुद्र के भीतर भी रणनीति की एक नई होड़ देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अब आगे इस वीडियो में बात करते हैं फलस्तीन की। फलस्तीनी कैदियों और पूर्व कैदियों के मामलों के आयोग ने दावा किया है कि नेगेव जेल से रिहा किए गए 60 फलस्तीनी कैदी बेहद खराब हालात में बाहर आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कई कैदी इतने कमजोर थे कि ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। कई लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा, जबकि कुछ को स्ट्रेचर से बाहर लाया गया है। आयोग का आरोप है कि जेल के अंदर इन कैदियों के साथ लगातार दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें पर्याप्त खाना नहीं दिया गया, कई लोगों के साथ मारपीट हुई, कुछ को मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई। कई कैदियों की तबीयत लंबे समय तक खराब रहने के बावजूद उन्हें समय पर इलाज नहीं मिला। इन आरोपों ने एक बार फिर इजरायली जेलों में बंद फलस्तीनी कैदियों की स्थिति को लेकर बहस तेज कर दी है। दोस्तों, बात करते हैं उस खबर की जिसने मिडिल ईस्ट में पहले से चल रहे तनाव को और भी बढ़ा दिया। यह खबर इराक कुर्दिस्तान क्षेत्र से सामने है, जहां एक बार फिर आसमान में ड्रोन गूंजे, धमाकों की आवाजें सुनाई दी और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इराक के अरबिल शहर और उसके आसपास मौजूद ईरानी कुर्द विपक्षी संगठनों के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए। बताया जा रहा है कि सिर्फ अरबिल नहीं बल्कि कोया और सीरान जैसे इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। इन हमलों के बाद कई जगहों से आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक इमारत को नुकसान पहुंचा है और घटना स्थल पर भारी धुआं फैल गया। हालांकि शुरुआती जानकारी में बड़े पैमाने पर जान माल के नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ईरान का कहना है कि उसका निशाना अमेरिकी ठिकाने नहीं बल्कि वे ईरानी कुर्द विपक्षी संगठन थे, जिस पर तेहरान लंबे समय से अपनी सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियां चलाने का आरोप लगाता रहा है। ईरान का दावा है कि ये संगठन सीमा पार से उसके खिलाफ हमलों और अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इन सब खबरों को देखने के बाद इतना तय है कि मिडिल ईस्ट एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां लिया गया हर फैसला सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र और शायद पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।